नमस्कार। मनी मंत्र के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं फर्जी लोन ऐप्स की। दरअसल बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में अब हर किसी को आए दिन लोन की जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे में इसे कब लें, किससे लें और किस तरह के नियम शर्तों पर लें, सबसे पहले यह विचार हर जरूरतमंद व्यक्ति के मन में आता है। इसलिए इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आजकल हर किसी को फटाफट इंस्टेंट लोन चाहिए होता है। इसी कारण से इंस्टेंट लोन का प्रचलन भी इन दिनों काफी बढ़ गया है। वाकई इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए लोगों को आसानी से कर्ज मिल भी जाता है, क्योंकि विभिन्न कंपनियों के लोन ऐप के माध्यम से ये दिया जा रहा है। मसलन आए दिन स्मार्टफोन यूजर्स को मैसेज और ईमेल के जरिए आसान और सस्ते पर्सनल लोन की जानकारियां भेजी जा रही हैं, जिसमें विभिन्न कंपनियां सस्ते में लोन देने का दावा कर रही हैं। कई बार तो आपके बैंक की तरफ से भी ऐसे ही ईमेल या एसएमएस भेजे जाते हैं, जो कि पर्सनल लोन की भांति ही इमरजेंसी में तुरंत अतिरिक्त पैसा जुटाने का एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि भले ही इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए लोगों को आसानी से कर्ज दिया जा रहा है, लेकिन बीते कुछ महीनों में आए दिन लूटने वाली इंस्टेंट लोन ऐप की कई तरह की विचित्र तरह की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए होने वाली धोखाधड़ी अब हर किसी को चिंतित करने लगी है। ऐसे ऐप बिना केवाईसी, बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ही आपको लोन देने का काम कर रहे हैं। इसी कारण से इन ऐप्स की लोकप्रियता भी दिन दूना रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। हालांकि ऐसे इंस्टेंट लोन ऐप से ज्यादा हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोन ऐप्स पहले ग्राहकों को अपने कर्ज के मायाजाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं। तभी तो देश में पिछले कुछ महीनों में ही इस तरह के अनेक मामले सामने आ चुके हैं। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बीते दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध तरीके से काम कर रहे लोन ऐप से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच इस तरह के ऐप की जांच करने के लिए कई उपायों को लागू करने का भी फैसला किया है। तो आज के इस अंक में हम इस विषय के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी जी। सर बहुत बहुत नमस्कार। कैसे नमस्कार हैं सर आप? नमस्कार जी। ठीक है। सब आपका तो सर देखिए आरबीआई का तो बहुत अहम रोल है, और जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बैठक में ये कहा भी कि आरबीआई को बहुत गंभीरता से इस पूरे मुद्दे को देखना और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन सर शुरुआत सबसे पहले इसी से कि ये जो हमने बताया अभी इंस्टेंट लोन ऐप्स के ज़रिए लोग बहुत आसानी से उन्हें पैसे मिल जाते हैं, क्या है, किस तरह से ये काम करता है, और जो फर्जीवाड़ा इन दिनों अब देखने को मिल रहा है, कैसे इन तमाम चीज़ों को आप देखते हैं? अच्छा। थैंक यू। पहले देश के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। सभी जगह में आर्थिक क्षेत्र में, बयान आर्थिक क्षेत्र में इसका बहुत प्रभाव हो गया है। पिछले 5 साल के ऊपर डिजिटल पेमेंट हम बहुत आगे बढ़े गए हुए हैं। अब अभी डिजिटल लेंडिंग टेक ऑफ हो गया। सो डिजिटल लेंडिंग ऐसा है, आप जैसे बोले थे, लोगों को बहुत आसानी से ऋण में मिल सकता है। एक ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वो ऐप से कभी कभी आपका पैसा का आवश्यकता होता है, उस समय लोन लेने का सुविधा में मिलती है। एक बात है। ये सब टूल हैं। जैसे किसी टूल डबल एज वेपन होता है, ऐसा ही ये भी डिजिटल ऐप भी ऐसा हो गया। बहुत सारी डिजिटल एप्स ठीक तरफ से काम कर रहे हैं। जैसे लोगों को जब पैसा की जरूरत पड़े तो तुरंत पैसा मिलता है। अच्छी तरफ से वो लोग आपका जांच करते, पहले ही जांच कर चुके हैं, उसलिए वो तुरंत आपके जब
आप लोन रेडी हो गए हैं, ऐसा अनुमान से वो उसका उसका ऐसा अनुमान है। आपके बारे में कुछ स्टडी करके वो उस निर्णय पर आ गए, इसलिए तुरंत आपको जब पैसा मिलता है पैसा मिल जाता है। और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल लोन है। इसी तरफ से दूसरी तरफ से दूसरे लोग हैं और आप ऐसा कंपनी लोग हैं, वो उसका उद्देश्य ऐसा होता है कि आपको फंड्स लें एंड आपके ये लालच में तुरंत पैसा मिलता है, ऐसा लालच में वो आपका डाउनलोड करके आप ले गए हैं। उसके बाद वो उन लोगों का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है, जी। इसलिए चार्ज तो ज्यादा करता है। हर महीने का 5% 6% ऐसा बहुत ब्याज तो ज्यादा देना पड़ता है, वो एक है। वो दूसरी बात है कि उसका रिकवरी प्रैक्टिसेस वो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। हम्म। इसलिए कि वो आपको तंग करते हैं, आपको रिश्तेदार और फ्रेंड्स को दोस्तों को तंग करते हैं, और कुछ और उपाय ले सकते हैं उनके हाथों में। वो सब अनफेयर प्रैक्टिस के ऊपर अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस भी होता है, क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है। इसलिए इसके मामले में बहुत ध्यान से सोचकर जी। जी। किसी लोगों को इसका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सर, जो जो डेटा बता रहे हैं वो ये कि 2021-22 में इस डिजिटल लोन ऐप्स के ज़रिए 17,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कर्ज जो हैं वो लोगों को बांटे गए हैं। मेरा सवाल ये कि जब इतनी बड़ी मात्रा में जो डिसबर्समेंट है वो किया जा रहा है इन लोन ऐप्स के ज़रिए, और गवर्नमेंट ने ये कहा कि आरबीआई एक वाइट लिस्ट तैयार करे और उस वाइट लिस्ट में वैसे ही ऐप्स को मंजूरी दी जाए, उसकी लिस्टिंग की जाए जो सही है, जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। मेरा सवाल सर ये कि अब जबकि गूगल प्ले स्टोर पे इस तरह के बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं, आरबीआई किस तरह से उसकी छटनी करेगा, उसको कैसे सेलेक्ट करेगा, डी सेलेक्ट करेगा, क्या प्रोसेस होगा आरबीआई का? हाँ, हाँ, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, अभी मेशर है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लोगों को माल ऐसा माल होना चाहिए कि किसी कौन सा ऐप सेफ है और कौन सा ऐप सेफ नहीं है। हम्म। ये निर्णय करने के लिए ऐसा वित्त मंत्री ने आदेश दिया है रिजर्व बैंक को, एक आप जैसे आप बोले थे वो व्हाइट लिस्ट बना जाए। तो व्हाइट लिस्ट क्या होता है? मेरे अनुमान से रिजर्व बैंक वो लिस्ट को ऐसा प्रिपेयर करेगा जैसे अभी बैंक्स अपने आप खुद अपना डिजिटल ऐप बना रखे हैं। वो सब डिजिटल ऐप रूल्स के वजह से होता है, उसमें रेगुलेशन क्या क्या रेगुलेशन रिजर्व बैंक बनाया है वो उसका पूर्ण अनुपालन करता है। वो सब किसी बैंक किसी डिजिटल ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो रिजर्व बैंक अपने सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस से वो उनका पीरियडिकली उसको टेस्ट करते हैं, इसलिए वो लिस्ट पहला लिस्ट होगा वो व्हाइट लिस्ट में। बैंकों का अपना खुद बनाए हुए हम्म। डिजिटल ऐप वो पहला है। ठीक। दूसरा है ये बैंक्स ने इसके अलावा किसी और फिनटेक कंपनी से बनाए हुए डिजिटल ऐप को इस्तेमाल उस ऐसा सेलेक्ट करते समय बैंकों को कुछ विधियों का पालन करना होगा। रिजर्व बैंक ने क्लियरली बता दिया है कि ऐसा किसी फिनटेक डिजिटल ऐप को वो चुन लिए तो कैसे होना है, कैसा उसका ऊपर सुपरवाइज का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना है, वो सब रिजर्व बैंक का रेगुलेशन है। सो एनबीएफसी। उसके ऊपर बैंक का जिम्मेदारी होता है। इवन दो ये ऐप दूसरी कंपनी से ले गए हैं, दूसरी कंपनी मेंटेन करते हैं, फिर भी बैंक का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बैंक के ऊपर होता है। ऐसा लिस्ट भी ये व्हाइट लिस्ट में जुड़ सकते हैं। ये दोनों
व्हाइट लिस्ट हो सकता है। ठीक। इसके अलावा किसी और ने ऐसा किया तो रिजर्व बैंक ऐसा इन्वेस्टिगेशन या जांच करने का उतना टूल नहीं है। किसी किसी वर्ल्ड वर्ल्ड में इंटरनेट से जरिए आपको बहुत सारे ऐसा ऐप होंगे, वो हम्म। सबका लिस्ट बना के चेक कर रहे हैं, वो सब नहीं कर सकते रिजर्व बैंक। इसलिए ठीक। वो क्या कर सकते हैं, व्हाइट लिस्ट, दैट इज कौन सा ऐप बैंक यूज करता है, कौन सा ऐप बैंक अप्रूव किया है, ये ठीक है। दोनों लिस्ट बना सकते हैं। और ये लिस्ट गवर्नमेंट को दी जाएगी, और गवर्नमेंट में खासकर जो आईटी मंत्रालय है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, वो इसको फिर गवर्नमेंट के ज़रिए गूगल को कहा जाएगा कि ये वाइट लिस्ट है, इसको आप अपने प्ले स्टोर पर दीजिए। इसी कारण से हम अपने जानकारी जो दर्शक है उनको बता दें कि इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गूगल ने पिछले एक साल में अपने प्ले स्टोर से, गांधी सर, 2000 से अधिक जो इस तरह के ऐप्स हैं उनको हटाया भी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि वहाँ पे मौजूद हैं। मेरा सवाल ये कि गूगल जो है सर, वो गूगल आरबीआई के परव्यू में तो आता नहीं है, फिर कैसे होगा? हाँ, आप जैसा कहें, ये गूगल या ऐसा फिनटेक, बिग टेक जैसे बोलते हैं, वो सब आरबीआई के अधीन पर नहीं है, पर वो सब मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधिकार में आते हैं। इसलिए आरबीआई ने ऐसा वेट लिस्ट बना दिया है, तो वो मेटी को मिलेगा। मेटी बन सकता है इन इन बिग टेक कंपनियों को, यही अप्रूव्ड लिस्ट है। ये ऐप आप आपके प्ले स्टोर में या ऐसा सुविधा में रख सकते, बेच सकते हैं उसके ऊपर। इसके अलावा और कुछ ये भारत देश में किसी को डाउनलोड करना नहीं होना है। ऐसा अरेंजमेंट आप करना होगा। ऐसे आदेश मेटी ये कंपनीज को दे सकते हैं। इसमें जो सर पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उनको कहा गया कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना होगा बैंक के साथ या आरबीआई के साथ, गवर्नमेंट के साथ। इसको इसको आप कैसे समझाएंगे? कौन वो है ये पेमेंट, पेमेंट एग्रीगेटर्स और किस तरह से ये अपने आप को रजिस्टर करेंगे? राइट, ये पेमेंट एग्रीगेटर तो अब दूसरी अरेंजमेंट है। रिजर्व बैंक ने अभी नियम बनाया है कि किसी पेमेंट एग्रीगेटर के जगह में काम करना है तो उन कंपनियों रिजर्व बैंक को अप्रोच करके उनका रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस ऐसा लेने का है। उसके बाद ही वो ऐसा काम कर सकते हैं इन भारत में। सो ये तो अभी क्वाइट अ फ्यू एप्लीकेशंस आ गए हैं रिजर्व बैंक के हाथों में। वो पिछले महीने दो तीन अप्रूव किए हैं। बाकी सबको भी उनका निर्णय करना होगा, वो लाइसेंस देंगे या नहीं देंगे। ये पेमेंट एग्रीगेटर ऐसा है, ऐसा सुविधाएं हैं, ये कस्टमर और बैंकों के बीच में रखते हैं ये पेमेंट्स को बहुत आसान से देने के लिए। इसका और लोन का ऐप का संबंध ऐसा एक ही है। ऐसा है कि पेमेंट एग्रीगेटर तो किसी भी पेमेंट को वो कर सकते हैं। पेमेंट आप किसी को पैसा बेचने का है, या आप किसी शॉप ऑनलाइन में आप कुछ खरीदे, उसको वो मर्चेंट को आप पैसा देने का है, सो वो दूसरा पेमेंट होता है। या किसी ऐप से आप लोन लिए हैं, वो ऐप से पैसा आने का है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ये सब पेमेंट एग्रीगेटर कर सकता है। पर रिजर्व बैंक ने अभी ऐसा नियम किया है कि किसी ने ऋण दिया तो बैंक या एनबीएफसी, ये दोनों ही आजकल भारत में ऋण ले सकते हैं, दे सकते हैं। ये दोनों को पहले ये पैसा किसी को देता है, उसका डायरेक्टली बैंक से या ये एनबीएफ से उन बारोयर के खातों में स्ट्रेट जाने का है।
किसी और इंटरमीडिएट को पैसा नहीं देने का, उसके मीडियम से जा सकता है, किसी पेमेंट पेमेंट एग्रीगेटर का माध्यम से जा सकता है, पर फिर भी ये अल्टीमेटली बोरोवर के खातों में क्रेडिट होना चाहिए, ऐसा नियम बनाया है। इससे बोरोवर का इंटरेस्ट प्रोटेक्शन ठीक है, हम इस विषय पे लौटेंगे आर गांधी सर, और चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, जो कि हर एक व्यक्ति जिसको कि लोन की ज़रूरत होती है, उस व्यक्ति के इंटरेस्ट से ये आज का ये विषय जुड़ा हुआ है। हम और भी इसके विभिन्न पहलुओं पर आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं, जो फर्जी डिजिटल लोन ऐप्स हैं उनके विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हमारे साथ, बिहार से एक दर्शक जुड़े हैं, अरविंद जी हैं कैमूर बिहार से। अरविंद जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अरविंद जी, टीवी के वॉल्यूम को कम कर लें, इको हो रही है आवाज, फिर आप सवाल पूछें। बोले हैं कि नावी ऐप्स जो है वो फर्जी है या सही है? एक बार फिर से दोहराएं अपने सवाल। बोले कि नावी ऐप्स जो है वो फर्जी है या सही है, या क्रेडिट बीज? आप किसी ऐप का नाम ले रहे हैं? जी। नावी ऐप्स है और क्रेडिट बीज, ये फर्जी है या सही है? ठीक है, आर गांधी सर, कुछ जानकारी? या अभी तक आरबीआई ने ऐसा वेट लिस्ट बनाया नहीं है। अभी आदेश दिया है सरकार ने, रिजर्व बैंक को कुछ टाइम रिजर्व बैंक ने लेगा। हर बैंक से जैसे मैंने बोला, क्या आप वो इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसका लिस्ट तैयार करके ही आरबीआई के वेबसाइट में वो आएगा। सो अभी तक आरबीआई ने अभी तक किया नहीं है, इसलिए हमें अभी मालूम नहीं है ये ऐप ठीक है या नहीं। उसके चेक करने के लिए अपने आप को क्या करने का है, वो ये ऐप किसी बैंक और या एनबीएफसी का नाम उसमें दिखाया है नहीं, किसने लोन एक्चुअली देता है, वो एक बैंक होना चाहिए, नहीं तो एक एनबीएफसी होना चाहिए। ये नाम वो ऐप में दिया जाते तो एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको, ये ठीक होगा नहीं होगा। तो ये पहला बात। बाद में ऐसा नाम लेने के बाद आप ऐसा बैंक ब्रांच को या एनबीएफसी को कांटेक्ट करके ऐसा ऐप आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं, वो भी आप जांच कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको ऐसा ऐप को यूज करना चाहिए, ब्लाइंडली इसका यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो बातें कह रहे हैं अरविंद जी। एक तो ये कि जिस तरह से अभी तक सरकार ने ये कहा है आरबीआई को कि आप ऐसे जो अच्छे, जो सही में जो लोन ऐप्स हैं, जो कंपनियां हैं, जो लोन ऐप्स हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए और फिर वैसे ही ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर डालिए ताकि लोग सही जगह से लोन ऐप ले सकें। और दूसरी बात कि अगर आपको पता करना है कि क्या हम जिस ऐप के थ्रू लोन लेने का काम करने वाले हैं, तो उसमें आप देखिए कि बैंक का कहीं कोई नाम लिखा हुआ है या फिर नहीं, या फिर कहीं एनबीएफसी का किसी का नाम लिखा हुआ है या फिर नहीं। आप इन चीज़ों को देख लें, तभी आप वहाँ से लोन लें, तभी आप सही तरीके से और सही चीज़ों को ले सकते हैं। लेकिन गांधी सर, मेरा सवाल ये कि अब जबकि आप देख रहे हैं कि लगातार सरकार ने ये बात भी कही थी कि आने वाले दिनों में हम देश के अलग अलग हिस्सों में 75 डिजिटल बैंक खोलने वाले हैं। जो कन्वेंशनल जो बैंक थे, अब उससे धीरे धीरे हम हट के डिजिटल बैंक की तरफ जा रहे हैं, जहां कि हम फिजिकली न जाने की ज़रूरत पड़े, हम घर बैठे ही सारी चीज़ें कर लें।
अब ज़माना डिजिटल का होता जा रहा है, लेकिन इस तरह की जो थ्रेट्स हैं, इस तरह की जो धोखाधड़ी है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को कैसे जागरूक किया? जैसा कि हमने अरविंद जी को सुना, उन्होंने एक दो ऐप्स के नाम लिए। ऐसे बहुत से अरविंद होंगे इस भारत में जिनको की जानकारी नहीं है। कैसे वो जानकारी लें, किस तरह से वो आगे बढ़ें, क्या कहेंगे आप? अच्छा, देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ऐसा डिजिटलाइजेशन का बहुत बहुत प्रभाव है। यही पहले मैंने बोला है कि रेगुलर बैंक्स तो इतना रीच नहीं कर पाएंगे अपने बैंक ब्रांच के माध्यम से, इसलिए डिजिटलाइजेशन का बहुत एडवांटेज लेने का होगा देश को। इसलिए डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल लेंडिंग, ऐसा वो सब उसका ठीक तरफ से हम उसका एडवांटेज लेना चाहिए, वो पहले। दूसरा, मैंने जैसे बोला, ये डबल एज वेपन है। इसके राइट इंस्टीट्यूशन के हाथों में ये अच्छा होता है, किसी और के हाथों में जाए तो इसका प्रभाव दुर्लभ होता है। गांधी सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या क्या कर सकते हैं? पहले ऐसा व्हाइट लिस्ट होते हैं, उसको लोगों का जान सकते हैं ये टिक है, टिक एप्लीकेशन है या नहीं, वो पहला। दूसरा, एनफोर्समेंट के रूप में किसी और ने ऐसा किया तो प्ले स्टोर में और कुछ में कहीं से ऐसा ऐप लिया तो कैसा वो रुपया लेता है, किसी माध्यम से वो कंट्री के बाहर वो पैसा ले सकते हैं, उसका प्रॉफिट ले जाता है, वो सब कंट्रोल करने के लिए अभी भी सरकार ने उसका भी तैयार किया है कुछ उपाय। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त इसी विषय पे। हमारे साथ हरि नारायण सिंह जी हैं, जो कि महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। हरि नारायण जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, थोड़ा सा हट के मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर जी। जो साइबर क्राइम अपने देश में चल रहा है, हाँ, और इसका बार बार साइबर क्राइम का संबंध है झारखंड स्टेट और वेस्ट बंगाल से ज्यादा होता है। और तो मेरा प्रश्न है सर, इसके ऊपर सरकार कोई शक्ति या साइबर क्राइम के ऊपर अलग से डिपार्टमेंट हमारा या पुलिसिंग हमारी उस तरह से काम नहीं करती जो होनी चाहिए, और ये घटना कम नहीं हो रही है, ये दिन पर दिन। नहीं, सरकार, हरिनारायण जी, सरकार लगातार गंभीर है, इस विषय पर काम भी कर रही है। और जैसा कि हम इस विषय में शुरू में ही कहा कि एक व्हाइट लिस्ट तैयार करने को कहा भी गया है आरबीआई को। गांधी सर, आप कुछ जवाब इसका देना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत गंभीर समस्या है, बहुत चैलेंज है। हर एक राज्य ने अभी अपने पुलिस के एक बहुत प्रभाव करने के लिए एक अलग डिवीजन बना दिए हैं। अभी साइबर क्राइम को अटेंड करने के लिए सेपरेट विंग ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट हर एक राज्य में अभी आ गया है। ये तो नया तरीके से ये लोग क्राइम में इंडल्ज करते हैं, इसलिए इसको पकड़ने के लिए पहला स्टैट्यूट्स भी बदलने का है, वो सब और कुछ उपाय कर दिए हैं। बाद में इसको जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत सारे पावर होना चाहिए एनफोर्समेंट विंग के लिए। वो भी धीरे धीरे उनके हाथों में आ गया है। अभी इंटरनेट तो ऐसा है, डिजिटल तो ऐसा है कि मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि एक और महत्वपूर्ण सवाल हमारे एक सहयोगी सैफी जी हैं, उनका सवाल ये है, उन्होंने भी ऐसे ही किसी डिजिटल लोन ऐप के ज़रिए लोन लिया। लोन लेने के बाद फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया इस पूरे डील को, लेकिन बावजूद उसके उनके EMI कट गए। ऐसे में क्या उनके लिए राहत वाली बात होगी? इसलिए अभी ये ऐप सही ऐप है तो उन लोगों के लिए EMI होने के बाद आप लोन को पूरा रिटर्न करने के बाद वो ऐसा किया तो रिजर्व बैंक का ओम्बड्समैन स्कीम है, उनसे लोग शिकायत कर सकते हैं
किस बैंक ने ऐसा किया है या किस एनबीएफसी ने ऐसा किया है, उसके माध्यम से उनके वो सब इंफॉर्मेशन देने पर रिजर्व बैंक उसका जांच करके एड्रेस करेगा। वो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लोन एक बैंक या एनबीएफसी ले गए। ये बैंक या एनबीएफसी पे नाम आपको नहीं मालूम तो ये सिर्फ ओनली इन डिजिटल ऐप का नाम ही आपके हाथों में है तो रिजर्व बैंक इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हमारे साथ मुकेश जी हैं, छत्तीसगढ़ से इस वक्त फोन लाइन में मौजूद हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है आदरणीय जी कि ये जो लोन के लिए ऐप जी पूछिए। जी, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे वे ऐप दिखाते हैं इन लोग विज्ञापन करके जी, उनके झांसे में बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम लोगों के पास भी बहुत लोग शिकायत करते हैं। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ जी, तो वो विज्ञापन इनका बंद कैसे होगा सरकार के माध्यम से? ठीक है, आर गांधी सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये। विज्ञापन वो तो कंट्रोल और किसी के हाथों में है। वो अभी इसके बारे में चर्चा हो रहा है कैसा एडवर्टाइजमेंट अप्रूव होना चाहिए या मीडिया या पेपर इंडस्ट्री, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री उसका कैसा करना है, ये अभी चर्चा हो रहा है। इसका उपाय अब तो इंटरनेट में किसी ने कैसा एडवर्टाइजमेंट किया उसका अभी पूरा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से डिजिटल एज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो नई नई चुनौतियां आ रही हैं मुकेश जी, उसको लेकर भी सरकार गंभीर है, लगातार इस पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में इसके आपके सकारात्मक जो रिजल्ट हैं वो भी देखने को मिलेंगे। समय इतना ही है। आर गांधी सर, आप जुड़े और इन तमाम विषयों पर आपने विस्तार से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बस इतना ही, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप अगर डिजिटल लोन ऐप्स के जरिए लोन ले रहे हैं तो आप उसको देखिए कि ये किसी बैंक से या फिर एनबीएफसी से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ऐप्स के जरिए लोन लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के संग बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।